नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे असंतोष की आग। गर्मी को अभी आने में 1 महीना बाकी है, लेकिन असंतोष की आग से बीजेपी और कांग्रेस दोनों झुलस रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में दरार है और ये अब सबको दिखने भी लगी है और इसकी आंच सबको महसूस भी होने लगी है। हम सुनवाएंगे चर्चा के पहले कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है और उसके आने वाले दिनों में क्या परिणाम होंगे। इसके पहले आपको बता दें कि भाजपा के भीतर भी असंतोष का लावा धधक रहा है। उसकी वजह है कि कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनको संगठन और सरकार में बहुत तरजीह दी जा रही है और जो भाजपा का वफादार कार्यकर्ता है वो किनारे हो रहा, हाशिए पर आ रहा है। इसी के चलते इंदौर का एक मसला था। इंदौर जिलाध्यक्ष गौरव रणदिवे ने एक नियुक्ति की और वो प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता को बहुत नागवार गुजरी। उमेश शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी और वो उस प्रतिक्रिया ने पूरी बीजेपी को एक तरह से हिला दिया। संगठन ने डैमेज कंट्रोल किया। बाद में उनका सोशल मीडिया से बयान हट गया, लेकिन बात तो थी जो दूर तक चली गई है। ये बताती है कि भाजपा के लाखों लाख कार्यकर्ता जो उपेक्षा हो रही है उससे कितने आहत हैं, चाहे वो सीनियर हो या नए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से और हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा के लिए मौजूद है 2 विशेष मेहमान। और अगर आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा के पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे कि कांग्रेस के बारे में दिग्विजय सिंह की इन दिनों क्या राय है। मिलेगा एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरी चुनाव है, 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुए तो कांग्रेस फिर वापस नहीं आने वाली और कमलनाथ भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। इस बात के बहुत सारे मायने, क्योंकि दिग्विजय सिंह संगठन के बहुत जानकार हैं, वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करना जानते हैं और इसी तरह बीजेपी के लीडर भी अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। लेकिन इन दिनों भाजपा सत्ता में है, संगठन थोड़ा सा सेकेंड ट्रैक पर है, उसमें मायूसी है। विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी और सामाजिक कार्यकर्ता मामलों से जुड़े कमल राठी जी। गौरव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ राघवेंद्र जी। दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो भी आपने सुना होगा। इंदौर में भाजपा के जो प्रवक्ता हैं प्रदेश भाजपा के उमेश शर्मा, जिला भाजपा इंदौर के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है कि हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, गुलाम नहीं। गौरव बाबू, आप जिस ढंग से पार्टी चला रहे हैं चला नहीं पाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने की थी। बाद में ये उनका सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया है वो हटा दी गई, लेकिन इसने बहुत कुछ कहा है। कांग्रेस और बीजेपी असंतोष की आग में एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी भुन रहे हैं और चुनाव के आते आते ये आग ज्यादा दिखाई पड़ेगी। आपकी राय? हेलो जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी राघवेंद्र जी, मेरा इस पर इतना कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो आम कार्यकर्ता के लिए चेतावनी तो है ही, लेकिन एक अपना दर्द भी उन्होंने इस बहाने निकालने का प्रयास किया है। जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बन गई हैं उसका दर्द भी वो है। रही बात उमेश शर्मा और गौरव रणदिवे मामले की, तो पूरी पार्टी ही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उस काम में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी है। और मेरे कई मित्रों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया भाजपा के नेताओं से कि आप अपने यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का प्रकोष्ठ बना लें या कांग्रेस का मोर्चा बना लें जिसमें आप कांग्रेस के मोर्चाओं को समायोजित कर पाए। बिल्कुल। ये इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि हाल ही में 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, देवदुर्लभ कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाने वाले शिवशंकर पटेरिया ने सुसाइड किया था, जिनकी डेथ
3 दिन पहले हुई है जी। उन्होंने भी अपना दर्द पार्टी के नेताओं को अवगत कराया था। जो भी हालात रहे हों, पार्टी क्यों उस पर विचार नहीं कर पाई, सरकार क्यों उस पर विचार नहीं कर पाई, यह अलग बात है। लेकिन कार्यकर्ता की जो बात को सुना जाता था उसकी परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में खत्म होती जा रही है। और यही वजह है कि कई वरिष्ठ नेताओं ने तो जिला मुख्यालयों पर जाने से किनारा करना शुरू कर दिया है। और आप अगर रूटीन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी देखें तो कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने वहां आना बंद कर दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि हर पार्टी इन तमाम चीज़ों के बारे में बचाव में बोलती है जो उनके कर्ता धर्ता हैं। आपने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो उनकी पीड़ा भी है और सच्चाई भी है। तो शिवशंकर पटेल की भी पीड़ा थी, सच्चाई थी, उन्होंने जान दे दी। लेकिन दिग्विजय सिंह मुझे लगता है कि जान लेने वालों में, देने वालों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मामला दिग्विजय सिंह का, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो के लीडर हैं और कमलनाथ चैम्बर की पॉलिटिक्स करते हैं, दोनों में फ़र्क है। कमलनाथ छिंदवाड़ा पर ज़्यादा फोकस करते हैं, चैम्बर की पॉलिटिक्स करते हैं। कार्यकर्ताओं से उनका संवाद कम है, लीडरों से संवाद कम है। इसी के चलते कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो जिस ढंग से चल रहे हैं, जो उनके साथी है, उसके चलते मुझे लगता है कि आपकी राय लूंगा मैं, क्या वो सज्जन सिंह वर्मा, प्रवीण कक्कड़, आर.के. मिगलानी या दीगर जो दूसरे लोग हैं, उनके भरोसे क्या भाजपा से वो मुकाबला कर पाएंगे? जितना वो अभी जमीन से ऊपर है उतना उनको जमीन पर उतरना पड़ेगा। मैं लौटूंगा, ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। संदीप पौराणिक जी, दरअसल असंतोष की आग दोनों तरफ लगी हुई है। बीजेपी में भी असंतोष और कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में असंतोष ये है कि अच्छी भली सरकार थी, 15 महीने में गिर गई। लोग कहते हैं कि कमलनाथ मिलते नहीं थे, चलो चलो कहते थे विधायकों से, मंत्रियों से, इसलिए चली गई। कमलनाथ कैंप कहता है कि दिग्विजय सिंह जी की वजह से गई। और ये जो चीज़ है, इस बात ने कमलनाथ और दिग्विजय जो छोटे भाई बड़े भाई हुआ करते थे, उसमें इतनी दरार पैदा कर दी कि अब उस दरार में आग लगी हुई है और उसकी आंच सबको महसूस हो रही है। जैसा हमने सुना कि ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हालात ऐसे बन रहे हैं। आपकी राय बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस के 2 स्तंभ है मध्य प्रदेश में। 2 में से अगर आप एक को भी हटा देते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह कमजोर हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक के सहारे चल सकती है, दोनों की जरूरत है। और इस समय दोनों में दरार दिख रही है। अगर ये दरार और बढ़ती है तो आप ये मान लीजिए कि वाकई में कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर आपने एकजुटता नहीं दिखाई तो 23 का चुनाव आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और अंतिम चुनाव होगा, क्योंकि सत्ता से फिर 5 साल के लिए कांग्रेस बाहर हो जाएगी। सत्ता में आने के बाद ही राजनीतिक दल मजबूत होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों की एकजुटता जरूरी है। और ये खाई जो बढ़ती दिख रही है, हमने देखा सबसे पहले जो नजर आया वो दिखा था जो दिग्विजय सिंह जी ने धरना दिया था भोपाल की सड़क पर, मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे। वहां जो वार्तालाप हुआ था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसने बहुत कहानियां कह दी और लोगों को कहानियां गढ़ने का मौका दे दिया। तो ये तो ही कांग्रेस की बात। जहां तक आपने बीजेपी की बात कही, ये बात मैं कांग्रेस में एक चीज और पूछूंगा आपसे कि इस लड़ाई में कांग्रेस को तो नुकसान होगा, दिग्विजय सिंह कमलनाथ को भी नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहेगा? क्या सुरेश पचौरी नुकसान में रहेंगे, अरुण यादव रहेंगे? ये भी मैं पूछूंगा आपसे। आप चाहें तो इसका उत्तर अभी दे दें या अगले दौर की बातचीत में? देखिए, मुझे जो 2 बड़े नेताओं में झगड़ा दिख रहा है, अगर मैं इसको बहुत थोड़ा सा आगे चल के देखूं तो अगर संभावना ये बनती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ अगर कोई खड़ा नजर आ रहा है तो वो अरुण यादव दिख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इन 2 नेताओं में कभी कंप्रोमाइज हुआ या दोनों एक साथ चलने की कोशिश की तो आने वाले समय में नुकसान होगा तो वो अरुण यादव का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हैं। क्योंकि कंप्रोमाइज होगा तो अपने स्तर पर दोनों में कंप्रोमाइज होगा और आगे बढ़ने की बात होगी, वो तो समय बताएगा किसका नुकसान होगा ज्यादा। लेकिन जहां तक अब बीजेपी की बात है तो मैं ये कहूं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बीजेपी में कांग्रेस के लोग आए हैं। कांग्रेस के लोगों के आने, उनको आपको समायोजित करना होगा। आप देखिए ना कि सरकार में 9 मंत्री सिंधिया कोटे से हैं, वो कांग्रेस से आए। ये 9 मंत्री किसके बनने थे? बीजेपी के बनने थे। तो उन बीजेपी के 9 लोगों का हक तो मारा गया है सरकार में जाने से। वार्ड निगम में भी यही स्थिति हो रही है।
संगठन में भी यही स्थिति हो, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी के अंदर वहां भी असंतोष है। लेकिन संदीप जी, वो जो 9 लोग आए हैं उन्हीं की वजह से बीजेपी के 21 लोग मंत्री बन पाए हैं। अगर वो 9 लोग ना आते तो भाजपा तो विपक्ष में रहती। तो भाजपा को तो अभी 21 का फायदा है। वो मैंने माना आपकी बात, 21 का फायदा, लेकिन जो उम्मीद जागी, देखिए आप, ये है कि किनकी वजह से क्या मिला ये मायने नहीं रखता। उन लोगों के लिए जो कतार में थे, कतार वाला तो ये सोचता कि मैं भी यहां हो सकता था। वही स्थिति संगठन में हो रही है कि संगठन में भी आपके कांग्रेस के लोग समायोजित करने पड़ रहे हैं। वो हक किसका मारा जा रहा है? बीजेपी के खांटी कार्यकर्ता का। जो उमेश शर्मा जी का बयान आया, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस तरह का संतोष कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अब बड़ी चुनौती है सरकार के पास और संगठन के पास कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो वाकई में एक हक चाहते हैं उन्हें वो हक मिले। इसके लिए प्रयास तो दोनों को करने होंगे, नहीं तो ये आग 2023 के लिए बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। ये हक तो अपनी जगह है। भाजपा का कार्यकर्ता तो सम्मान चाहता है, वो कहता है कि हक ना दो। जैसा उमेश शर्मा ने कहा था कि अनुशासित हूं, गुलाम नहीं। गौरव बाबू, ऐसे तो आपको इंदौर भाजपा चलाने नहीं देंगे। जब आप कांग्रेसी थे तब आपकी सरकार हम पर या उसकी लाठी हम झेल रहे थे, तो वो तो सम्मान की बात कर रहा, हक की बात तो भाजपा का कार्यकर्ता कम करता है। जो बड़े हो जाते हैं वो हक की बात करते हैं कि हमको विधायक का टिकट चाहिए, हमको मंत्री बना दीजिए अगर विधायक बन गए। तो जो नीचे का कार्यकर्ता है उसे तो सम्मान चाहिए कि आप उसकी प्यार से बात सुन लें, और वो ये बता दे कि पार्टी को ये नुकसान पहुंचाने वालों को आप पद देंगे तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, भाजपा का खांटी कार्यकर्ता उनके खिलाफ है, क्योंकि वो पराक्रम से पार्टी को यहां तक लेकर आया। गणेश परिक्रमा वालों ने पार्टी के सत्ता में आने के बाद रस मलाई खाई है और मजे किए हैं। इस वजह से भाजपा का कार्यकर्ता असंतुष्ट है और वो असंतोष की आग में जल रहा है। कमल राठी जी, बीजेपी कांग्रेस दोनों के बारे में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अभी भी आपने सुना। कांग्रेस से जहां तक मुद्दा है, दिग्विजय सिंह फील्ड के आदमी, हम कई बार कहते हैं, बीजेपी इसको मानती है। कमलनाथ चैम्बर की पॉलिटिक्स करते हैं और छिंदवाड़ा से एक बार को छोड़ के अजय हैं, अभी तक उनको कोई हरा नहीं पाया। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं और जो उनकी सक्रियता है, वो सक्रियता उनको भाजपा के लीडर शिवराज सिंह चौहान की तुलना तक बढ़ानी पड़ेगी। जितना शिवराज सिंह चौहान सक्रिय होकर जनता के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं में जाते हैं, अगर ये कमलनाथ कर पाए तो कांग्रेस मुकाबले में आएगी। लेकिन कमलनाथ की तुलना अगर हम दिग्विजय सिंह से करें तो दिग्विजय सिंह जो है वो ज़्यादा सक्रिय है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, और वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो अपने लोगों को हित साधना जानते हैं और उनको बचाना जानते हैं। जैसा संदीप जी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान की संभावना दिखती है अरुण यादव की, लेकिन अरुण यादव यदि दिग्विजय सिंह के कैंप में है, उनके साथ हैं, तो वो जरूर कोई भी समझौता होगा पार्टी के भीतर, उसमें अरुण यादव की चिंता करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह की ताकत ही है कि जो उनके साथ होता है उसको वो खरोंच आने देते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होती, बल्कि उसको बचा के चलते हैं। सब कुछ सुनने के बाद आपकी राय? राजनीति, आजकल राजनीति के मायने बदल गए हैं। पहले राजनीति, राजनीतिक दल और एक विचारधारा, तो राजनीतिक दल एक विचारधारा से चलते थे, जो कि आज नहीं है। आज सिर्फ सत्ता नीति चल रही है। तो जब आप सत्ता नीति की बात करेंगे तो असंतोष इसलिए होगा कि जो समकक्ष कार्यकर्ता था, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, मंडल पे हो, ब्लॉक पे हो, विधायक लेवल पे हो, सांसद लेवल पे हो, लेकिन जब उसका हक मारा जाता है तो उसको तकलीफ लगती है जी। दूसरी चीज, आजकल देखिए, पहले राजनीति में आते थे तो समाज सेवा करने आते थे, कुछ जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते थे वो राजनीति में आगे आते थे। लेकिन अब हम आते किस लिए हैं कि हमें सत्ता मिले, हमें नाम मिले, हमें इसके अलावा आर्थिक लाभ किस ढंग से हम ले सकते हैं, हमारे परिवार को दिला सकते हैं। तो ये जो चीजें, जो राजनीति के मायने बदले हैं, तो इस कारण से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो आगे आ जा रहा है वो दूसरे को आगे नहीं आने दे रहा है। जो गणेश परिक्रमा वाली आपने बात की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ जो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, जो नेताओं के साथ चल रहे हैं, आज इंदौर वाले का दर्द इसलिए है कि जो कांग्रेस के नेता जिसके यहाँ खाना खाने जाते थे, अब वो बीजेपी वाले के यहाँ तो जाएंगे नहीं, तो जब नहीं जाएंगे तो वो अपेक्षित रहेगा, तो उसे कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो इससे अल्टीमेटली देखिए, ताकत तो राजनीति में बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता से ही ताकत है। ये दोनों ही पार्टी कबूल रही है और उस पर काम भी कर रही है। लेकिन आज हम उस लेवल पे कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि हम जो दल बदल के साथ जो लोग आ रहे हैं, अब जब उनके कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे तो जो पुराना कार्यकर्ता उस दल का होगा वो अपेक्षित होगा। जब अपेक्षित होगा तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में दोनों ही पार्टियों को अपने अपने स्तर से नुकसान पहुंचाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों को
थोड़ा सा अपनी रूपरेखा बदलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही ताकत है। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया के माध्यम से आप सत्ता में बहुत साल तक टिक नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली आपकी आवाज घर घर तक कार्यकर्ता पहुंचाता है, तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी किसी भी दल में होना बिल्कुल वो पार्टी को नुकसान करेगी। गौरव जी, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की 2-3 श्रेणियां होती थी। एक तो वो कार्यकर्ता जो चुनाव के दिन कुर्सी टेबल लगाता था मतदान केंद्र के बाहर और मोहल्ले से लोगों को कहता था कि वोट डालकर आइए, वोट डालने चलिए। वो दीदी, माता, चाची ऐसा बोलकर सबको लाता था और चुनाव खत्म होने के साथ वो अपने काम में लग जाता था। दूसरा कार्यकर्ता होता था जो चुनाव की घोषणा के साथ पार्टी के लिए सक्रिय होता था और मतदान के बाद वो फिर अपने काम धंधों में जुट जाता था। तीसरा कार्यकर्ता ऐसा होता था जो 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित होता था और पार्टी उनमें से किसी को चुनती थी विधायक के लिए, किसी को पार्षद के लिए, किसी को एमपी के लिए। और इस तरह से बीजेपी जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भाजपा और भाजपा के बाद वो अभी 15 साल 17 साल की मध्य प्रदेश की सरकार में आई। तो ये जो 3 श्रेणी थी कार्यकर्ताओं की, वो मुझे लगता है कि अब टूट रही है और पार्टी में वो लोग आ रहे हैं जिनके पास साधन है, जो गणेश परिक्रमा करते हैं, जो अपने नेताओं को ये बताते हैं कि हमारी तो भक्ति आपकी तरफ है, पार्टी के साथ नहीं है, और उनके निजी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी की तरह काम करना हो या उनके साहूकार की तरह, फाइनेंसर की तरह। आपकी राय? राघवेंद्र जी, अगर हम पार्टी के संगठन की कार्यशैली को देखें तो संगठन में बदलाव हमेशा जारी रहता है, लेकिन जब हम सत्ता की ओर देखते हैं तो सत्ता में जो स्थायित्व का जो भाव आ गया है, उसके कारण भी पार्टी के अंदर गुटबाजी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। आप वर्तमान हालात में ले लें, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और शिवराज जी के बीच में भी तनातनी की खबरें कई बार आमने सामने आती रहती है। यह अलग बात है कि संगठन उसे कई बार मैनेज कर लेता है। शिवराज जी अपने छवि के चलते उसको आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो संकट पार्टी के सामने खड़ा हुआ, गणेश परिक्रमा लगाने से जो कार्यकर्ता मजबूर हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि सत्ता का एक स्थायी चेहरा बन चुका है और संगठन में हमेशा बदलाव हो रहा है, तो वो सत्ता को साधने की कोशिश ज्यादा करता है। और आज भी मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में उस कार्यकर्ता की तादाद ज्यादा है जो चुनाव के वक्त बाहर निकलता है और वापस फिर अपने काम में जुट जाता है पार्टी को जिता के। लेकिन वो कार्यकर्ता जो लगातार क्षेत्र में राजनीति में 24 घंटे सक्रिय रह रहा था, वो मजबूरन गुटबाजी में फंस चुका है। बिल्कुल। कुल मिलाकर कह सकते हैं गौरव जी की जो 50 के पार की उम्र का कार्यकर्ता है, जो 55 के पार जिसकी उम्र हो गई है, या जो 60 के अंक को छू रहा आयु के लिहाज से, उसकी स्थिति इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है या सबसे ज़्यादा उपेक्षित या दुखी है। इस पर आपकी 1-2 वाक्यों में टिप्पणी की जो भाजपा का उम्र दराज कार्यकर्ता है 50 के पार वाला, उसको लग रहा है कि उसकी पार्टी से विदाई हो रही है या उसका राजनीति में बुढ़ापा खराब हो रहा है, ये चिंता उसको खाई जा रही है और इसी के चलते वो दुखी है, असंतुष्ट है और कई बार वो बगावत भी करता है। देखिए राघवेंद्र जी, पार्टी में बदलाव के तहत 50 के अध्यक्ष, 35 साल के अध्यक्ष, पार्टी की जो बात की थी 70 साल के लोगों को पार्टी में की बात की थी, उसके कारण पूरी पार्टी में लोगों के बीच में और अनुभवी नेता के बीच में तो गौरव जी कह सकते हैं कुल मिलाकर पार्टी को एक तरह से नेतृत्व ने संक्रमण के दौर में फंसा दिया है। नई पीढ़ी आ रही है और पुरानी पीढ़ी जा रही है, इस दौर में बीजेपी आ गई है। संदीप जी, संक्रमण का दौर हर पार्टी को आता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो कई बार बड़ा स्मूथली होता है, बहुत ही आसानी से होता है, कई बार बड़ा तकलीफदेह होता है। एक होता है ऑपरेशन और एक होता है कि उस तरह उसको बदलाव कैसे किया जाए कि जो किसी को एहसास भी ना हो और वो बदलाव भी आ जाए। हमें लगता है कि ये जो पार्टी के भीतर भाजपा में बदलाव हो रहा है, दिल्ली से लेके हम भोपाल तक की बात कर लें या मंडल तक की, उसमें रफ्तार बहुत तेज है और वो ऑपरेशन की प्रक्रिया है। उसमें बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो 2003 के पहले पार्टी के लिए काम कर रहा था, जिसने एक तरह से 10 साल प्रतिपक्ष में डंडे खाए, लेकिन वो 15-17 साल की सरकार में बहुत बड़ा वर्ग जो था उसको ना तो सत्ता में भागीदारी मिली
और सत्ता में भागीदारी ना भी मिली हो तब भी वो बर्दाश्त करा था। अब तो उसको विदा किया जा रहा है, उसकी विदाई है। ये तकलीफ कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर दुख पैदा कर रही है, असंतोष पैदा कर रही है। आपकी इसमें बहुत संक्षेप में राय। राघवेंद्र जी, स्वाभाविक सी बात है, ये जो समय है हमारे यहाँ युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको समायोजित नहीं करेंगे तो उधर भी असंतोष पनपेगा। जहाँ तक आपने विदाई की बात कही तो स्वाभाविक सी बात है कि 55 और 60 के बाद लोगों के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। संगठन में ऐसे लोगों को भी जगह दी जानी चाहिए। लेकिन आप जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तेजी से बदलाव, क्योंकि युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। राघवेंद्र जी, जिस राजनीति आप देखिए ना, कांग्रेस की क्या हालत है। कांग्रेस युवाओं को महत्व नहीं दे रही, वहां सारे बुजुर्ग लोग हैं, तो कांग्रेस की क्या हालत हो रही। यहां थोड़ा सा पार्टी के अंदर असंतोष हो सकता है, लेकिन अगर आप युवाओं को समायोजित करेंगे, उनकी ऊर्जा का बेहतर उपयोग करेंगे, दूसरी तरफ अनुभव का लाभ लेंगे, तो पार्टी के लिए ज्यादा लाभ होगा। हो सकता है थोड़ा मोड़ा असंतोष तो हर राजनीतिक दल में होता है, बीजेपी में भी असंतोष है। यानी आपके कहने को मैं थोड़ा सा विस्तार दूं, हालांकि आपने बहुत सरल भाषा में कहा, उसको समझाने के लिए विस्तार की जरूरत नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि अनुभव और युवावस्था यानी तजुर्बा और आपकी युवा, इसका कॉम्बिनेशन जो होगा, इसका समन्वय पार्टी को मजबूत करेगा। लेकिन यहां तकलीफ यह है कि जो दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं, बीजेपी में तो अब एक कहावत चल पड़ी है कि अगर आपको पार्टी में तरक्की पानी है तो आप वाया कांग्रेस आइए, तो आपको पद मिल जाएगा। अगर बीजेपी में काम करेंगे तो शायद आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये जो शॉर्टकट हो गया है, ये जो एक तरह से धारणा बन रही है, जो परसेप्शन बन रहा है, ये तकलीफ देह है। स्वाभाविक सी बात है राघवेंद्र जी, ऐसे लोगों को आपको अब पद नहीं देना चाहिए, तो कार्यकर्ता के अंदर भरोसा पैदा होगा। भले दल बदल करके आए, कितना भी बड़ा नेता हो, उसे पद और प्रलोभन नजर नहीं आना चाहिए। भले आप दीजिए कोई जिम्मेदारी, लेकिन वो कार्यकर्ता के बीच ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि दल बदल वाले को ज्यादा महत्व दिया गया और पार्टी के खांटी कार्यकर्ता नीचे जा रहा है। इस पर रोक लगना भी जरूरी है बीजेपी के अंदर। मैं इसमें एक किस्सा जोड़ूंगा कि अनुभव और युवाओं के बीच का। कई लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो गांव देहात से जुड़े हुए हैं, कि एक युवक की शादी होती है, लड़की वाले कहते हैं कि आप बारात में किसी बुजुर्ग को लेकर नहीं आएंगे, और बुजुर्ग को लेकर आए तो हम शादी नहीं करेंगे। चूंकि लड़का शादी के लिए तैयार था, अंत में तय हुआ कि ठीक है, कोई बुजुर्ग को नहीं ले जाया जाएगा, सारे युवा जाएंगे। लेकिन एक बुजुर्ग ने जाते हुए कहा कि भाई तुम मुझे एक काम करो, किसी बोरे वोरे में बंद करके पीछे रख दो सामान के साथ, लेकिन मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। तो किसी ने कहा कि ठीक है, ये दादा कह रहा है तो इनको किसी पीछे बोरे में रख दीजिए बांध करके और चलते हैं। बारात पहुंचती है। संक्षेप में यह है कि लड़की वाले कहते हैं कि फेरे तब पड़ेंगे जो नदी आप पार करके आए हैं उसको आप खाली करें। अब दिक्कत हो गई, फेरे रुक गए, लड़के लोग बहुत परेशान कि क्या किया जाए। अंत में बारात की वापसी की तैयारी हो गई। जनवासी में जब बाराती पहुंचते तो वो बुजुर्ग पूछते कि क्या हुआ, तब वो कहते हैं कि लड़की वालों ने एक शर्त लगा दी है कि जिस नदी को आप पार करके आए हैं उसको आप खाली करेंगे पानी से, तभी हम अपनी बेटी आपसे ब्याहेंगे और फेरे पड़ेंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि उनसे कह दीजिए कि हम तैयार हैं इसके लिए। तो बच्चों ने पूछा कि कैसे हो पाएगा ये, तो उन्होंने कहा कि उनसे कह दीजिए कि पहले वो नदी खाली करें। उसमें कहा यह गया था कि आप नदी को दूध से भर दें पानी के बजाय। तब बुजुर्ग ने कहा कि पहले उनसे कहिए कि जो नदी में पानी भरा हुआ इससे खाली करेंगे तो हम दूध से भर देंगे। जब ये बात वहाँ पहुँचती है लड़के वालों के पास, तब वो कहते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। हमने कहा था कि आप बुजुर्ग को मत लाइए और आप जरूर किसी बुजुर्ग को लेकर आएँ, और ये उसी किसी अनुभवी आदमी की एक तरह से ये तरकीब है। तो कमल राठी जी, बुजुर्गों का साथ जरूरी है, युवाओं का उत्साह जरूरी है। 2-3 वाक्यों में आप अपनी बात कहें। नहीं, बिल्कुल बुजुर्गों का साथ भी चाहिए और बुजुर्गों से ही पार्टी चल पाएगी, क्योंकि युवा आप देखेंगे नौकरी पे भी जाता है तो बहुत तेजी से अपनी प्रोफाइल चेंज करता है। तो यहाँ भी जो युवा आ रहा है, देखिए बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा युवा होगा तो नौकरी में जाएगा, पार्टी में नहीं आएगा। दूसरा आप जब देखेंगे तो एक जो पार्टी की पहले एक सोच होती थी, विचारधारा होती थी, तो अब विचारधारा की बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल। तो अब तो सिर्फ सत्ता के लिए आना है, तो आदमी आता उसी लोभ में, मिलेगा तो करेगा, नहीं तो आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के सत्ता का लोभ है, उसी के लिए लोग राजनीति में आते हैं। आज की बात करें, पैसे कमाने आते हैं और सत्ता में एक तरह से सत्ता का उपयोग करने के लिए आते हैं। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद। समय खत्म हो रहा है। गौरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाखबर में आज हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों असंतोष की आग में झुलस रही हैं।
पार्टी में डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये आग ठंडी हो जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी। इसके बाद हम फिर ताज़ा हालात पर आपके सामने बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और देखते रहिए IND24।